मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं रमेश पटेल इस्माइल सर आज आपके लिए लाया हूँ एक और शानदार वीडियो। ये सामाजिक विज्ञान का खंड 3 है, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसमें 5वां चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। अब तक हमने जो है 4 चैप्टर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर जा कर के सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ जाएं। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसके जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो बिंदु देख लें। पहले जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे प्यारे बच्चों? मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। लुई सेबेस्तिये मार्सिये कौन थे? लुई सेबेस्तिये मार्सिये कौन थे? ये क्या थे? एक नोवेलिस्ट थे, यानी उपन्यासकार थे। प्यारे बच्चों पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। इटली से। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? इटली से। हाथ से, यहाँ पर प्यारे बच्चों रहना चाहिए हाथ से, आप इसको लिख लीजिएगा। हाथ से कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो जो हाथ से लिखा जाता है उसको बोला जाता है पांडुलिपि। पांडुलिपि। आप जानते हैं कि बहुत पहले जो है कागज तो था नहीं, है ना? तो जब कागज का जो है चीन में पहली बार इसका जो है उपयोग हुआ, कागज बनाया गया और उस पर मुद्रण की तकनीकी आई, तब जो है कागज का इस्तेमाल होने लगा और तब उस पर जो है अक्षरों का जो है मुद्रण होना शुरू हो गया। इसके पहले जो है बेलपत्र, ताम्रपत्र और छालों पर जो है पेड़ों की छालें होती थी उस पर लिखा जाता था। तो आइए प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो ये कौन थे? एक सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक थे। समाज सुधारक। बंगाल गजट नामक पत्रिका के संपादन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले। चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ कब हुआ? सबसे पहले जानते ही हैं कि अगर जो मुद्रण की संस्कृति आई सबसे पहले कहाँ में आई? चाइना पर, चाइना में। तो 594 ईस्वी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ? 1821 में। किसने कराया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, है ना प्यारे बच्चों? सती प्रथा के समापन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केसरी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनको जो है बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था केसरी नामक पत्रिका के संपादन करने के लिए। प्यारे बच्चों ये तो थे महत्वपूर्ण जो है बिंदु। आइए इसके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम दृष्टि डाल लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं इसलिए हमने इसको कॉपी में नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, लेकिन आप जो है इसको आप लिख सकते हैं या फिर एक बार पढ़ लेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़े कम महत्वपूर्ण है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हम जो है आपको बता दे रहे हैं। प्यारे बच्चों पहले देख लेंगे 2-4 प्रश्न जो है। जैसे जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? आपको बताया था अभी मैंने, डायमंड सूत्र। मार्टिन लूथर कौन थे? बता दीजिए अभी। धर्म सुधारक। बिब्लियोथीक ब्लू नामक सस्ते कागज पर छापी जाने वाली छोटे आकार की पुस्तकों का चलन किस देश में था? फ्रांस में। लुई सेबेस्तिये मार्सिये कौन थे? उपन्यासकार थे। प्यारे बच्चों उसके बाद देखें जरा, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? आपको बताया भी, कहाँ से हुई? इटली से। ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन में, देखो ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई? तो इटली से। 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने किसका आविष्कार किया था? ऑफसेट प्रेस का। ऑफसेट प्रेस का। हाथ से कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पता ही हो गया, समाज सुधारक थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की किस शताब्दी में आई? 16वीं शताब्दी में। बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। गुलामगिरी का लेखक
गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को। प्यारे बच्चों, ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आइए जरा कुछ वर्णनात्मक प्रश्न पर हम लोग दृष्टि डाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसके छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए हमने लिखा नहीं है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो अपने आप जो है याद हो जाएगा। ठीक है, आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा। बहुत ही आसान है प्रश्न। जैसे छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ हुई तथा ये कैसे छापी जाती थी? या मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है? प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कहां पर आई? चीन में। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आइए जरा इस पर दृष्टि डालते हैं। तो मुद्रण संस्कृति का आशय किताबों की छपाई के प्रारंभ से है। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक से साथ आई। छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन से हुई, तकरीबन 594 ईस्वी से, किसी में 593 लिखा है, से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी, है ना। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। पहले कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो बहुत ही सुंदर लिखा करते थे, प्यारे बच्चों, है ना, बहुत ही सुंदर लिखा करते थे। और उसके बाद जो है, और उसी को जो है वो लोग पढ़ते भी थे। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। या गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है? तो गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। वह खेती की एक बड़ी रियासत में पला बढ़ा था। गुटेनबर्ग का मुद्रण के विकास में बड़ा योगदान है। उसने पत्थर पॉलिश करने, शीशे को विभिन्न आकारों में ढालने तथा सुनार का काम सीखा और अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक नई व तेज गति से छापने वाली पहली प्रिंटिंग मशीन, जिसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया, उसके लिए किया। उसकी यह प्रेस ही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीकी रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। तो प्यारे बच्चों, ये तो गुटेनबर्ग की जो है उपलब्धि थी। आप भी देखो कितना बढ़िया जो है गुटेनबर्ग ने काम किया, और आज हमारे पास प्रिंटेड जो है किताबें आ गई, है ना। सोचिए गुटेनबर्ग ना ये सब किए होते तो क्या होता। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? गरीब जनता पर। तो 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जैसे 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की संख्या बढ़ी। ये पुस्तकालय अधिकतर शहरों या कस्बों में होते थे, और कहीं कहीं संपन्न गांवों में भी पुस्तकालय स्थापित होने लगे थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। आज भी जो है देखिए खूब ढेर सारी लाइब्रेरियां खुल गई हैं प्यारे बच्चों, जिसमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं, चाहे तैयारी की हो, चाहे जिस तरह की किताबें आपको चाहिए, साहित्य से रिलेटेड सारी किताबें वहां पर उपलब्ध होती हैं। तीसरा है कि कारखानों में मजदूरों से बहुत अधिक काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने बारे में लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मजदूर काशी बाबा ने 1938 ईस्वी में छोटे और बड़े सवालों पर लिखा और उसे प्रकाशित करवाया। इस लेख में जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 ईस्वी के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। तो प्यारे बच्चों, अगला जो है ये
प्रश्न है 5वां, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जाति भेद, आपको थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं ताकि बढ़िया से दिखे। प्यारे बच्चों क्या लिखा है कि जाति भेद को मिटाने में प्रेस ने क्या योगदान दिया। तो 19वीं सदी में जाति भेद को मिटाने में प्रेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी पुस्तकें और निबंध लिखे गए जिससे इसका अंत हो सके। जैसे ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। भीमराव अंबेडकर और मद्रास के ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इसके संबंध में लिखा। स्थानीय विरोध आंदोलनों व संप्रदायों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए न्यायपूर्ण समाज के स्वप्न की कल्पना को प्रकट करने वाली पत्र पत्रिकाएं व गुटके छापे। गुटका का अर्थ होता है छोटी छोटी किताबें। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेंगे। तो जरा देख लेंगे इसको बढ़िया से। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। उसने 1512 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी और मुद्रण कला के प्रयोग से छपवाकर प्रकाशित किया। इसकी एक प्रकाशित प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसकी एक प्रति, यानी कि उसने जो लिखा था उस किताब का क्या नाम था, 95 स्थापनाएं। उसको क्या करता था वो कि वो जो है गिरजाघर में उसका एक कॉपी जो है, प्रति मतलब कॉपी, उसकी एक कॉपी जो है वहां पर टांग देते थे। इसमें उसने चर्च शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्दी ही लूथर के लेख बड़ी संख्या में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े धार्मिक सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे जो है कार्य किए जो कि धर्म में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। आज प्रत्येक धर्म में आप देखेंगे कि कुछ न कुछ कुरीतियां हैं ही। प्रत्येक धर्म अच्छा है और प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियां भी शामिल हैं। हमको अच्छाई को ग्रहण करना है, ना कि बुराइयों को। प्रत्येक धर्म अच्छा है, सबका धर्म अच्छा है। आप अपने धर्म से चलते हुए अच्छे कार्यों में लगे रहें। प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न जो है यहाँ पर है, ये प्रश्न है 7वां प्रश्न। देखिए लिखा है कि भारत में प्रेस की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो भारत में जब प्रेस का प्रसार होने लगा तब अंग्रेज सरकार ने इसको रोकने के लिए कई प्रयास किए। उनके द्वारा किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय रक्षा अधिनियम के अधीन 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने के बजाय खुद को बंद कर देना अच्छा समझा। दूसरा, रॉलेट एक्ट द्वारा अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्यवाहियों को और सख्त बना दिया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय रक्षा अधिनियम एक्ट पास करके युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न है कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को देखकर चिंतित क्यों थे। यूरोप और भारत से एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझाइए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जरा देखें। तो कुछ लोग किताबों की सुलभता यानी आसानी से जो उपलब्धता है उसको लेकर के चिंतित थे। उन्हें आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपी हुई किताबों पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। जैसे यूरोप में लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरास्मस ने लिखा है कि किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती। हो सकता है कि जहां तहां या एकाध जानने लायक चीजें भी बताएं,
लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। ये बेकार का ढेर है, इनसे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को तुच्छ, बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबों से पाट रहे हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता। तो हालांकि ये तो इरास्मस का जो है विचार था, लेकिन आज आपको क्या विचार लगता है? क्या ऐसा होता है? कुछ तो होता है, लेकिन अधिकांशतः फायदा ही होता है। अगर ऐसा ना होता तो आज आप जो किताब अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये किताबें पढ़ने को ना मिलती। तो प्यारे बच्चों, मुद्रण तकनीकी बहुत अच्छी थी, क्रांतिकारी तकनीकी थी और ये होना भी चाहिए था। और इसी तरह भारत में भी दकियानूसी यानी छोटी सोच वाले मुसलमानों का मानना था कि महिलाएं उर्दू के रुमानी अफसाने पढ़कर बिगड़ जाएंगी। वहीं दकियानूसी हिंदू मानते थे कि किताबें पढ़ने से कन्याएं विधवा हो जाएंगी। सोचिए, ये भी क्या था? एक क्या था बच्चों? बहुत ही गंदा विचार ही था ना। ये तो अच्छा तो विचार तो था नहीं कि इस तरह के जो है कभी हो जाएगा। क्या आज ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या था? एक निर्विकार था, विकार था जो है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है 9वां कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं और वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। बिल्कुल ऐसा हुआ, क्योंकि प्यारे बच्चों, जब अपने देश में क्रांति मची हुई थी, जब अपने देश के जैसे भगत सिंह, आजाद आजाद सुखदेव, राजगुरु, ये सब जो है क्या करते थे कि अखबार स्वयं का निकालते थे और उस अखबार में अपने देश को स्वतंत्रता के लिए बातें लिखते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे ताकि भारतीयों को वो जगा सकें, है ना। अगर ये मुद्रण तकनीकी ना होती तो क्या ऐसा पॉसिबल था, संभव था कि जल्दी से जो है भारतीयों को इकट्ठा कर सकें और अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकें? ऐसा तो पॉसिबल था, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं था ना जितना मुद्रण तकनीकी से संभव हो सका। तो प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट क्या है कि इन लोगों का ऐसा मानने का कारण यह था कि किताबों व पढ़ने के प्रति लोगों में जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब कम शिक्षित लोग भी किताबों के माध्यम से दार्शनिकों, लेखकों व चिंतकों के विचारों को जान रहे थे। पुरानी मान्यताओं में सुधार की आवश्यकता को बुद्धि व विवेक से तौला जाने लगा था। विभिन्न विचारों को पढ़कर लोग अपनी खुद की मान्यताएं तय करने में सक्षम हो रहे थे। फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये, जो कि आपको बताया था ना कि ये शुरू में ही उपन्यासकार थे, उन्होंने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, यानी मुद्रण। इससे बन रही जनमत की आंधी निरंकुशवाद का अंत कर देगी। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़कर बदल जाते हैं। इस तरह बहुत से लोग मुद्रण संस्कृति की भूमिका के प्रति आश्वस्त थे कि इससे निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है, काफी बढ़िया लग रहा है। एक और प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर, ये है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है कि बहुत से समाज व धर्म सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना आई। जातिवाद, महिला शोषण व मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखा गया। इससे जनमानस में अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद मिली। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर व कार्टून छपने लगे थे। कुछ ने शिक्षित भारतीयों की पश्चिमी पोशाकों और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया। राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रण का व्यापक सहारा लिया। खुलेआम व चोरी छिपे राष्ट्रवादी विचार व लेख प्रकाशित होने लगे, जिन्हें आम जनता तक पहुंचाना मुश्किल नहीं था, यानी आसान हो गया। अंधविश्वासों, सामाजिक समस्याओं के साथ साथ विदेश राज पर भी सवाल उठाए जाने लगे और भारत की जनता की गरीबी व परेशानियों तथा पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सत्ता को कोसा जाने लगा। इस तरह मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में व्यापक भूमिका निभाई। एक आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों,
मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मुद्रण क्रांति मैंने बताया कि मुद्रण क्रांति का तात्पर्य केवल किताबों का नया और विकसित होने से नहीं था, बल्कि इसने छापा खाने में यूरोपीय लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह से बदल दिया। छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसके बाद सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा और कैसा लगा अपने विचार भी जरूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, अगला वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।